नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले यानी बड़े क्वेश्चन होने वाले हैं, जो अक्सर ज़्यादा नंबरों के परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक के देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कक्षा 12 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कक्षा 12 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि दोस्तों ये सवाल अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, वो भी 4 या 5 अंकों के अंदर। तो दोस्तों, सवाल है अपना कि निम्नलिखित अवयव को एक सममित तथा विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक अवयव दिया जाता है, यानी एक मैट्रिक्स दिया जाता है, उसको हमें सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना होता है। तो दोस्तों, ये जो अवयव इसको हमें एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। हमें दर्शाना है दोस्तों कि इस अवयव को हम सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा सवाल है। तो चलिए करते हैं सवाल को हल। तो दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें ये जो अवयव है इसको कुछ नाम देना होगा। हमें कुछ नाम देना होगा। तो मैंने यहाँ पर इस अवयव को ए नाम दे दिया। तो मान लिया दोस्तों मैंने कि इस अवयव को मैंने ए नाम दे दिया, तो इस अवयव को मैंने ए मान लिया। अब दोस्तों, इस अवयव को मैंने ए मान लिया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसलिए ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कि ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब ए का परिवर्त, परिवर्त का मतलब होता है कि पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। तो सबसे पहले तो इस अवयव को मैंने ए नाम दे दिया। उसके बाद मैं इस अवयव का डैश निकालूंगा, यानी इसका परिवर्त निकालूंगा। परिवर्त का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, स्तंभ को पंक्ति में बदल दो। यानी ये तो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो, और दूसरी पंक्ति है, इसको दूसरा स्तंभ बना दो। तो मैंने यहाँ पर ए का ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों हमें कि अब हमें मान लेना है कि माना पी कोई अवयव है और पी 1/2 ए प्लस ए डैश मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पी एक अवयव है, उसको 1/2 ए प्लस ए डैश के रूप में मान लेते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल स्टेप होता है कि हमें सबसे पहले तो जो हमारा कोई अवयव है उसको ए प्लस ए डैश करके, या फिर हमारे यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस अवयव का नाम बी देता तो बी प्लस बी डैश मान लेता, तो वो कोई बात नहीं है। हमें यहाँ पर सबसे पहले तो एक अवयव मानना है पी, उसको 1/2 ए प्लस ए डैश इस रूप में मान लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको हल करेंगे, तो यह जगह हमारा 1/2, अब ए, तो ए अवयव हमारा ये यहाँ पर रख दिया प्लस में ए डैश, तो ए डैश ये हमारा, तो ये यहाँ पर रख दिया। तो अब ये बन गया हमारा दोस्तों 1/2, 1/2 लिख दिया। उसके बाद इन दोनों का जोड़ करना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अवयव के अंदर अगर कोई दो अवयव है और उनका अगर योग करना है, तो दोस्तों इन दोनों का जो क्रम है यानी कोटि है, जैसे यहाँ पर इसकी कोटि है, 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, और इसके अंदर भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ है, तो इसकी कोटि है 2x2, इसकी कोटि है 2x2। तो अगर समान कोटि के अवयव को जोड़ते हैं तो दोस्तों संगत अवयव जुड़ते हैं, यानी संगत अवयव जुड़ते हैं, यानी इसके अंदर ये जुड़ेगा, इसके अंदर ये जुड़ेगा, इसके अंदर ये जुड़ेगा और इसके अंदर ये जुड़ेगा। तो इनको जोड़ते हैं तो 3 3 6, 5 1 6, 1 और 5 6, -1 और -1 ये हो गया -2। अब यहाँ पर 1/2 भी है बाहर में। और दोस्तों, हम जानते हैं कि अवयव के अंदर अगर किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। तो 1/2 का 6 के साथ गुणा तो 3 आ गया, इस 6 के साथ गुणा तो 3 आ गया, इस 6 के साथ गुणा तो 3 आ गया, -2 के साथ गुणा तो यह आ गया हमारा -1। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार सरल कर लिया। और दोस्तों, ये जो मान है ये किसका है, ये मान है दोस्तों हमारा पी का, जो हमने माना था कि माना पी बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश। तो दोस्तों, पी आ गया हमारे पास ये। तो लिख देंगे कि चूंकि पी ये दोस्तों ये पी तो हमने ज्ञात कर लिया, तो मैंने यहाँ पर पी को यहाँ पर दोबारा लिख दिया। तो चूंकि पी हमारा ये, अब इसलिए पी डैश का मतलब होता है पी का परिवर्तन, यानी पी का ट्रांसपोज, यानी पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। तो इस पहले पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, पहले दूसरे स्तंभ को
सॉरी इस पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना देंगे और दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति बना देंगे। तो इस प्रकार पी का ट्रांसपोज कर दिया। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पी का ट्रांसपोज है ये जो मान है ये पी के बराबर है। ये जो पी का ट्रांसपोज का मान है ये पी के बराबर है। और दोस्तों हम जानते हैं कि कोई भी अवयव सममित कब होता है, कोई भी अवयव सममित तब होता है दोस्तों जब उसके ट्रांसपोज यानी उसके डैश का मान उस अवयव के बराबर आ जाता है, तब वह अवयव सममित अवयव कहलाता है। और यदि किसी भी अवयव के डैश का मान उसके माइनस के बराबर आ जाता है, यानी दोस्तों उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास ए कोई अवयव है, ए हमारे पास दोस्तों मान लेते हैं कोई अवयव है, या यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ए अवयव है दोस्तों, और इसका जो परिवर्त है यानी इसका जो ट्रांसपोज है वो मान लेते हैं ए डैश है, इसका ट्रांसपोज होगा ए डैश होगा। तो दोस्तों कोई भी अवयव सममित तब होता है जब उसके ए डैश का मान उसके अवयव के बराबर आ जाता है, और कोई भी अवयव विषम सममित तब होता है जब उसके परिवर्त का मान उसके माइनस के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों जब ये कंडीशन लागू होती है तब उसे बोलते हैं सममित अवयव, ये कंडीशन लागू होती है तब उसे बोलते हैं विषम सममित अवयव। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर पी डैश बराबर है पी, अतः हम कह सकते हैं कि पी एक सममित अवयव है। इसी प्रकार दोस्तों अब मान लेते हैं क्यू बराबर 1/2 ए माइनस ए डैश। ये दोस्तों ये दो स्टेप आपको याद रखने होंगे कि पी तो मानना होगा आपको 1/2 ए प्लस ए डैश, और क्यू मानना है आपको 1/2 ए माइनस ए डैश। तो मान लिया हमने। अब यहाँ पर 1/2 ए का मान पुट कर देंगे, ए डैश का मान पुट कर देंगे। अब यहाँ पर इस ए में से ये ए डैश घटा देंगे, तो उसी प्रकार घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये और इसमें से ये घटाएंगे। तो दोस्तों घटाएंगे तो ये आएगा हमारे पास ये। अब यहाँ पर क्यू का मान आएगा दोस्तों 1/2 गुणा में है तो इसका अंदर गुणा कर देंगे प्रत्येक अवयव के साथ, तो इस प्रकार क्यू का मान आएगा हमारे पास ये। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जब क्यू डैश ज्ञात करते हैं यानी क्यू का परिवर्त का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। तो जब क्यू का परिवर्त ज्ञात करते हैं यानी क्यू डैश ज्ञात करते हैं तो ये आता है हमारे पास ये। और दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्यू डैश है वो माइनस क्यू के बराबर है। जो क्यू डैश आया है हमारे पास, जब क्यू को माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये क्यू डैश के बराबर हो जाता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यू डैश बराबर है माइनस क्यू, और हम जानते हैं कि दोस्तों कोई भी अवयव विषम सममित कब होता है, जब उसके डैश का मान उसके माइनस के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए क्यों एक विषम सममित अवयव है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या सिद्ध कर दिया कि P एक सममित अवयव है और क्यों एक विषम सममित अवयव है, इतना तो हमें सिद्ध कर दिया। अब दोस्तों हमें सवाल के अंदर पूछा ये था कि ये जो ए अवयव दिया गया, हमें ए दिया तो नहीं गया था, हमने ए माना था। तो दोस्तों हमें जो ए अवयव था उसको हमें सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करना था, और हमने दोस्तों यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि P एक सममित है और क्यों एक विषम सममित है। तो दोस्तों अब हम जब P व क्यों का जोड़ करते हैं, इन दोनों का योग करते हैं, तो दोस्तों ये ए के बराबर आता है। तो दोस्तों अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो दिया गया अवयव है उसको एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा सवाल। और दोस्तों यहाँ पर P व क्यों मानने का रीज़न यही था क्योंकि हमें P को एक सममित सिद्ध करना था, क्यों को एक विषम सममित अवयव सिद्ध करना था, और जब इन दोनों का योग किया तो हमारे पास ए आ गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा सवाल, और ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया है। तो दोस्तों ये था हमारा सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल कक्षा 12 मैथ के लिए। और दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सवाल। अब आता हमारा नेक्स्ट सवाल नंबर 2। अब आता है दोस्तों हमारा 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल है दोस्तों कि यदि ए हमारे पास एक अवयव दिया गया है 3 × 3 कोटि का, तो हमें यहाँ पर पूछा गया है कि a² - 5a + 6a का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया और पूछा भी जाता है। तो चलिए करते हैं दोस्तों इस सवाल को हल। तो दोस्तों इसके अंदर हमें करना क्या है, करना ये है कि a² - 5a + 6 इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें किस किस का मान पता है और किस किस का हमें ज्ञात करना है। तो पहला है a² का मतलब है a × a। तो दोस्तों a अवयव तो हमें दिया गया है और हमें a × a करना है, यानी हमें a² का मान निकालना है। उसके बाद 5a, तो ये तो हो जाएगा क्योंकि a को सिर्फ 5 से गुना करना है। और i का मतलब होता है दोस्तों इकाई अवयव, और इकाई अवयव तो हमें पता होता है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले तो हमें मान सिर्फ और सिर्फ a² का चाहिए। तो अब यहाँ पर लिखते हैं हल के अंदर कि चूंकि a हमें ये दिया गया है इसलिए a² बराबर a
इंटू ए। अब दोस्तों हमें जो यहाँ पर गुणा करना तो हमें आता है। गुणा कैसे करेंगे कि ये जो पहली पंक्ति है, इसका पहले स्तंभ के साथ गुणा कर देंगे। और ये गुणा कैसे करेंगे कि पहले अवयव का इसके साथ गुणा प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसका इसके साथ गुणा प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका इसके साथ गुणा। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा पहला अवयव। तो यहाँ पर करके देखते हैं। तो गुणा करेंगे तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो 2 के साथ गुणा 4, प्लस में 0 का 2 के साथ गुणा 0 आ गया, प्लस में 1 का 1 के साथ गुणा 1, तो 4 1 5 आ गया। इसी प्रकार अब ये तो पहला अवयव होगा। दूसरा अवयव कैसे करेंगे कि अब पहली पंक्ति इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ, तो ये दूसरा अवयव आ जाएगा। इसी प्रकार पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, तो ये तीसरा अवयव आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि ये जो दूसरी पंक्ति है इसका पहले स्तंभ के साथ गुणा कर देंगे, तो ये अवयव आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये अवयव आ जाएगा, और उसके बाद इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो ये अवयव आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको इनका गुणा कर लेना है। तो गुणा करने के बाद हमें ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आ गया हमारे पास ए स्क्वायर का रिजल्ट आ गया। अब दोस्तों हमें ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6 आई ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान ये रख दिया, माइनस 5 का 5, ए का मान ये पुट कर दिया जो हमें दिया गया है, प्लस का प्लस 6 का 6, आई का मतलब होता है इकाई अवयव। इकाई अवयव दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इकाई अवयव मैंने रख दिया। यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर हमें 3x3 क्रम के अवयव दिए गए, तो मैं यहाँ पर इकाई अवयव भी 3x3 क्रम का मानूंगा। अगर यहाँ पर ये 2x2 क्रम के अवयव दिए होते तो यहाँ पर भी 2x2 क्रम का इकाई अवयव मानता। तो दोस्तों यहाँ पर इतना हल हो गया। उसके बाद इसको आगे हल करते हैं। तो ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 5 है, तो हम जानते हैं कि अवयव के अंदर किसी भी संख्या का अंदर गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है। तो मैंने 5 का प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर दिया, तो ये इतना रिजल्ट प्राप्त हो गया। और यहाँ पर इस 6 का प्रत्येक अवयव के साथ गुणा कर दिया, तो यहाँ पर बाकी तो 0 थे, ये 6 प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों इतना मैंने हल कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो इन दोनों का घटाव कर लेना है, इसको ऐसा रहने देना है। तो इन दोनों का घटाव करेंगे तो यहाँ पर ये भी 3x3 क्रम का अवयव है, ये भी 3x3 क्रम का अवयव है। तो हम जानते हैं कि जब दो अवयव समान कोटि के आ जाते हैं तो जोड़ घटाव के अंदर क्या होता है कि संगत अवयव में से संगत अवयव जुड़ता है, वह घटता है। यानी इस 5 में से ये 10 घटेगा, इस अवयव में से ये अवयव घटेगा, इसमें से ये घटेगा। इसी प्रकार इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा। तो घटाते हैं तो 5 में से 10 गया, माइनस का 5 बच गया। इस प्रकार -1 में से 0 घटेगा तो ये माइनस का 1 बच गया। 2 में से 5 घटेगा तो माइनस का 3 बच गया। इसी प्रकार दोस्तों आपको इसमें से ये घटा लेना है, इसमें से ये और इसमें से ये। और इसी प्रकार इस 0 में से माइनस का 5 घटाएंगे तो माइनस का 5, -1 में से माइनस का 5 घटाएंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमें ध्यान रखना है चिन्ह का कैसे कि यहाँ पर -1 में से हम -5 घटा रहे हैं, यानी -1 है उसमें से -5 कम कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कैसे कि दोस्तों इसके अंदर हमें यहाँ पर दिया गया है कि -1 है और इसमें से हमें घटाना है माइनस का। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होगा कि ये माइनस माइनस गुणा होकर ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 1 यानी 4। तो यहाँ पर इसका मान 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर -1 में से -5 घटाएंगे तो प्लस का 4 आएगा। इसी प्रकार -2 में से 0 घटाएंगे तो माइनस का 2। तो इसमें से ये घटा दिया और प्लस में ये लिख दिया। अब इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ देंगे, -5 में 6 जोड़ देंगे, -1 में 0, इसमें से ये जोड़ देंगे, इसमें ये जोड़ देंगे, इसमें ये। इसी प्रकार आपको दोस्तों इन सभी अवयवों को संगत अवयव में जोड़ देना है। तो दोस्तों जब उनको जोड़ेंगे तो अंत में फाइनल में ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा जो मैं सवाल दिया गया था उसका आंसर। अब आता है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 3। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों ये जो 3 नंबर और 4 नंबर सवाल है, ये सवाल है तो थोड़े छोटे, लेकिन दोस्तों ये अक्सर परीक्षा के अंदर 1 व 2 नंबर वाले के अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों 3 नंबर सवाल हमारा कि यदि ए में एक अवयव दिया गया तो सारणिक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये ए अवयव दिया गया, इसके सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ए का सारणिक लिखना होगा। तो ए का सारणिक हमें इस प्रकार सारणिक बनाकर लिखना है। तो जब ये तो हमें अवयव है दोस्तों, ये तो हमें अवयव दिया गया, लेकिन हमें सारणिक का मान निकालना है। तो इसका सारणिक बनाएंगे तो अवयव का चिन्ह हटाकर सारणिक का चिन्ह लगाएंगे। तो 1 1 2 2 1 3
5, 4 व 9। तो इस प्रकार अव्यय का चिन्ह हटाकर सारणी का चिन्ह लगा दिया। अब इसको हल करेंगे तो दोस्तों हमें 3×3 क्रम की सारणी का मान निकालना आता है। कैसे कि पहली पंक्ति के अनुसार हल करेंगे तो क्या करेंगे कि ये एक बार लिख लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे और 9 का 1 के साथ गुणा 9 माइनस कर देंगे, 4 का 3 के साथ गुणा तो 4 3 12। फिर दोस्तों हमें इसके अंदर चिन्ह ध्यान रखना होता है। सारणी के अंदर चिन्ह कैसे होता है तो चिन्ह ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो दोस्तों आप किसी प्रकार से आप इसको चिन्ह को याद रखना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर चिन्ह चलता है यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर तो प्लस 1 ले लिया, अब यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे तो माइनस का 1 बार ले लेंगे। फिर इसके अंदर क्या करेंगे कि इसको छोड़ देंगे, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, इस पंक्ति को छोड़ देंगे, बाकी बचा इनका, तो इनका गुणा कर देंगे। सबसे पहले आपको इसका इसके साथ गुणा करना है, न कि इसका इसके साथ, ये आपको ध्यान रखना है। आपको 9 का 2 के साथ गुणा तो 9 2 18, माइनस का चिन्ह 5 का 3 के साथ गुणा 5 3 15। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा तो प्लस का 2। अब आप क्या करना है, इस स्तंभ को छोड़ देना है, इस पंक्ति को छोड़ देना है। 4 का 2 के साथ गुणा तो 4 2 8, माइनस का चिन्ह 5 का 1 के साथ गुणा 5, तो ये बच जाएगा दोस्तों हमारे पास 9 माइनस 12। तो दोस्तों ये बचेगा हमारे पास माइनस का 3, फिर माइनस का चिन्ह 18 में से गया दोस्तों हमारा यहाँ पर माइनस 15 कम हो गया तो ये बच गया 3, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह 2, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया तो ये बच गया 3। तो दोस्तों ये बचेगा हमारे पास माइनस का 3, माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 6, और ये प्लस का 6 तो ये टोटल हो गया 0। तो इस प्रकार सारणी की 1 का मान आ गया 0। इसके बाद आता है दोस्तों 4 नंबर सवाल। और दोस्तों ये 4 नंबर सवाल लिखने में थोड़ा छोटा है, लेकिन दोस्तों ये जो 4 नंबर सवाल है इसके अंदर अक्सर गलती होती है, और वो गलती क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों ये सवाल लगभग 2 नंबर के प्रश्न के अंदर पूछा जाता है। अब दोस्तों सवाल में दिया गया है कि यदि सारणिक एक्स, ये हमें सारणिक दिया गया है और इसके बराबर ये दूसरा सारणिक दिया गया है हो तो एक्स का मान बताओ। अब दोस्तों इसके अंदर गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि दोस्तों हम जानते हैं कि जब 2 हमें अवयव दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब 2 बराबर में अवयव दिए होते हैं तो हम संगत अवयव को बराबर कर देते हैं, यानी x को 6 के बराबर कर देते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं कि x का मान 6 होगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर यही गलती होती है कि यहाँ पर इसके अंदर हमें सारणिक दिया होता है, तो हम इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते ऐसे कि x का मान 6 के बराबर कर देंगे, 2 का 2 के बराबर, इस प्रकार नहीं कर सकते क्योंकि ये सारणिक है। तो इसके अंदर हमें करना क्या होगा कि सबसे पहले तो इसको हल करना होगा, उसके बाद इसको हल करना होगा, उसके बाद x का मान निकलेगा। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर चूंकि इसके बराबर ये दिया गया है तो इस सारणी को हल करेंगे। तो 2 × 2 क्रम की सारणी को कैसे हल करते हैं कि इसका इसके साथ गुणा, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का गुणा, तो x का x के साथ गुणा x स्क्वायर माइनस 18 का 2 के साथ गुणा 36, बराबर का चिन्ह 6 का 6 के साथ गुणा 36, माइनस का चिन्ह 18 का 2 के साथ गुणा 36। तो ये बचेगा हमारे पास x स्क्वायर बराबर 36, क्योंकि ये तो 0 हो गया और ये माइनस का 36 है, उस तरफ लेकर जाएंगे प्लस का 36 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 36, x बराबर आ गया प्लस माइनस रूट का 36, तो यहाँ पर x बराबर आ गया दोस्तों हमारा प्लस माइनस का 6। तो इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर हम ये गलती कर देते हैं कि इसको अवयव मानकर ये संगत अवयव बराबर कर देते हैं, तो हम यहाँ पर x का मान 6 लिखाते हैं। तो दोस्तों इसका यह था हमारा सवाल नंबर 4। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले एक वीडियो और मिल जाएगा कक्षा 12 की मैथ के लिए। तो दोस्तों आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब आता है दोस्तों हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 5। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों ऐसा सवाल भी अक्सर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए इस दिए गए सवाल को सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर में ये सारणिक दिया गया, इसके बराबर ये सिद्ध करना है। अब दोस्तों इसके अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सिद्ध करने में पूछा क्या गया है। इसके अंदर पूछा गया है 3y + k, और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 3y + k बनता कैसे है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जब ये जो पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है,
ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। मैं पंक्ति को लिखूंगा आर से, स्तंभ को लिखूंगा सी से, यानी पहली पंक्ति को R1, दूसरी पंक्ति को R2, तीसरी पंक्ति को R3 लिखूंगा। पहले स्तंभ को C1, दूसरे स्तंभ को C2, तीसरे स्तंभ को C3 लिखूंगा। तो दोस्तों ये जो हमारे हम देखते हैं कि जब तीनों पंक्तियों को जोड़ देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 3y प्लस के, जो यहाँ पर पूछा गया। तो दोस्तों इसलिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो हल लिखते हैं और हम क्या करेंगे कि R1 यानी पहली पंक्ति के अंदर चेंजेज करेंगे। इसके अंदर क्या चेंज करेंगे कि पहले पंक्ति के अंदर दूसरी पंक्ति व तीसरी पंक्ति जोड़ देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के, ये दोनों पंक्ति ऐसी की ऐसे लिख देंगे। और दोस्तों मैंने कक्षा 12 मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों का और भी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिनके लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, वो भी अक्सर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया, इसके बाद इसको हल करेंगे। तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर 3y प्लस के, 3y प्लस के, 3y प्लस के, ये इस पहली पंक्ति के अंदर कॉमन है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि पहली पंक्ति में से 3y प्लस के कॉमन ले लेंगे। और दोस्तों सारणी के अंदर हम कोई भी पर्टिकुलर एक पंक्ति या एक स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अवयव के अंदर हम जब भी कोई चीज़ कॉमन लेते हैं तो वो पूरे अवयव में से आती है। ये सारणिक व अवयव के अंदर एक फ़र्क होता है। तो यहाँ पर से 3y प्लस के कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया 1 1 1, बाकी दोनों वैसे की वैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि C2 के अंदर चेंजेस करेंगे, C2 में से C1 घटा देंगे। इसी प्रकार C3 में चेंज करेंगे, C3 में से C1 घटा देंगे। तो C2 का मतलब है दूसरा स्तंभ, C1 का मतलब है पहला स्तंभ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्या चेंज किया कि C2 में से C1 घटा दिया। ये सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि C1 को तो ऐसा का ऐसा लिख दिया, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब C2 में से C1 घटा दिया, यानी इसमें से ये घटाना है। तो 1 में से 1 गया 0, y प्लस के में से y गया k, y में से y गया 0। इसी प्रकार C3 में से C1 घटाएंगे तो यहाँ पर बच गया 0 0 k। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम करेंगे कि ये जो अवयव है, ये जो सारणिक है, इसको हल कर देंगे। हल करने का मतलब है इसका मान निकालेंगे। यानी इसको हम ये जो पहली पंक्ति है इसके अनुसार इसका प्रसरण कर देंगे। प्रसरण करने का मतलब भी होता है कि सारणी का मान निकालना। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इस सारणी का R1 यानी पहली पंक्ति के अनुसार प्रसरण कर देंगे। तो प्रसरण करेंगे तो ये 3y प्लस के ऐसा कैसा लिख देंगे। तो इस सारणी को हल करेंगे तो मैंने कुछ इस प्रकार हल कर लिया। तो दोस्तों ये बच गया हमारे पास 3y प्लस के स्क्वायर माइनस ये टोटल 0 बच गया। ये दोनों स्टेप 0 हो जाएंगे जब आप सारणी को हल करोगे तो दोस्तों ये अंत में ये बच गया हमारे पास के स्क्वायर 3y प्लस के। और दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों इस प्रकार ये हो गया हमारा आज के इस वीडियो का लास्ट सवाल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कक्षा 12 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों का और भी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। धन्यवाद।